हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी चर्चा का विषय है निदर्शन की विधियां या उसके प्रकार। निदर्शन एक बहुत ही लोकप्रिय पद्धति है सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान के क्षेत्र में। पिछली क्लास में आपने देखा था कि निदर्शन विधि की क्या विशेषताएं होती हैं और कौन से गुण और दोष इसमें पाए जाते हैं। आज हम देखेंगे कि वो कौन सी विधियां हैं, कौन सी प्रणालियां हैं, कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से एक शोधकर्ता अध्ययन कार्य हेतु समग्र में से कुछ इकाइयों को निदर्शन के रूप में चुन सकता है। ऐसी इकाइयां जो समग्र का समुचित ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम, जो निष्पक्ष हो, जिनमें शोधकर्ता का कोई पूर्वाग्रह, पक्षपात या उसके मूल्य समाहित न हो। तो प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन को चुनने की बहुत सारी विधियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण विधि है दैव या संयोग निदर्शन प्रणाली, रैंडम सैंपलिंग जिसको कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, इसमें समग्र की इकाइयों को रैंडम तरीके से चुना जाता है, संयोगवश चुनी जाती है। किसी पूर्व निश्चित योजना के अनुसार उनका चयन नहीं किया जाता, बल्कि आकस्मिक ढंग से समग्र में से उनका चयन किया जाता है। इस तरह से चयन किए जाने से हर इकाई को चुने जाने की समान संभावना रहती है, उसको समान अवसर प्राप्त होता है। इसलिए इस विधि को निष्पक्ष विधि कहते हैं। यूल और कैंडाल ने लिखा इसको परिभाषित करते हुए कि जब समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में सम्मिलित होने का समान अवसर प्राप्त हो, तो उस समग्र में से इकाई का चयन दैव निदर्शन। अब इस दैव निदर्शन प्रणाली के प्रयोग के लिए भी बहुत सारी विधियां हैं। कैसे संयोग के आधार पर इकाइयों का चयन किया जा सकता है आकस्मिक तौर पर, बिना किसी निश्चित योजना के, इसके लिए बहुत सारी प्रणालियों का विकास हुआ है। इनमें एक प्रचलित प्रणाली है लॉटरी मेथड। दैव निदर्शन की विधि जब प्रयोग में लाई जाती है तो प्राथमिक तौर पर लॉटरी विधि को सहज होने के नाते अपनाया जाता है। लॉटरी विधि का प्रयोग आमतौर पर सामान्य जनजीवन में भी, खासतौर से सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं या वस्तुओं का वितरण और आवंटन किया जाता है, तो वहां पर लॉटरी मेथड का ही प्रयोग किया जाता है। बहुत कुछ संयोग पर निर्भर करता है, जिसको कहते हैं भाग्य पर निर्भर करता है कि कोई लॉटरी मेथड से किसी पर्पज के लिए चुना जाए। तो लॉटरी विधि को जब अपनाया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, शोधकर्ता जो भी संपूर्ण जन समुदाय है, जनसंख्या है, जिसमें से उसको निदर्शन का चयन करना है, उस पूरी जनसंख्या में जितने भी लोग हैं, जितनी भी इकाइयां हैं, उन सबको पहले तो परिभाषित करता है। फिर उन सभी इकाइयों के नाम और क्रम संख्या अलग अलग कागज के टुकड़ों पर लिखकर एक चिट बना लेता है। जैसे अगर आपकी क्लास में से 50 की क्लास में से 5 बच्चों को चुनना है, तो लॉटरी मेथड का प्रयोग करने के लिए क्या करेंगे कि 50 बच्चों के नाम की अलग अलग चिट बना लेंगे और हर चिट पर एक क्रम संख्या लिख देंगे। अब इन सारी चिट्स को एक डिब्बे में रखकर अच्छी तरह हिला देंगे ताकि पक्षपात की संभावना बिल्कुल भी ना रहे। और जब अच्छी तरह हिला डुला देंगे, उसके बाद डिब्बा खोलेंगे और आंख बंद करके उसमें से निश्चित संख्या में से 50 में से अगर 5 बच्चों को चुनना है तो 5 चिट उठाएंगे। अब उस 5 चिट में जिनका नाम होगा वो हमारे निदर्शन होंगे, वो आपकी क्लास को रिप्रेजेंट करें। तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है
दैव निदर्शन को चुनने में, दैव विधि से निदर्शन का चुनाव करने में। बहुत ही आसान मेथड है ये निदर्शन को चुनने का। दैव निदर्शन विधि का प्रयोग करने के लिए एक दूसरी प्रणाली भी मौजूद है, जिसको कार्ड या टिकट प्रणाली कहते हैं। बहुत कुछ ये भी लॉटरी मेथड के ही समान है, केवल इसमें इकाइयों का नाम और नंबर चिट पर ना लिखकर कार्ड पे लिखा जाता है या किसी टिकट पे लिखा जाता है, और जितनी भी इकाइयों के नाम से युक्त कार्ड है, उन सारे कार्ड्स को एक ड्रम में भरकर अच्छी तरह हिलाया जाता है, और जितनी निदर्शन की इकाइयां चुनी जानी है, एक बार हिलाकर एक इकाई को चुनेंगे, एक कार्ड उठाएंगे, दूसरी बार फिर हिलाकर दूसरी इकाई को चुनेंगे। ऐसे ही जितनी इकाइयों का चयन किया जाना है, उतनी बार ड्रम को हिलाया जाता है, ताकि किसी भी तरह का पक्षपात होने की संभावना न हो, और हर इकाई को निदर्शन के रूप में चुने जाने की का पूरा अवसर प्राप्त हो सके। तो लॉटरी विधि और कार्ड मेथड ये आसान विधियां हैं दैव निदर्शन का प्रयोग करने की। अब तीसरी विधि जो दैव निदर्शन के माध्यम से निदर्शन का चयन करने में प्रयोग में लाई जाती है, वो है नियमित अंकन प्रणाली, जिसको कहते हैं रेगुलर मार्किंग मेथड। ये प्रणाली क्या होती है? सबसे पहले इस प्रणाली के अंतर्गत जितनी भी अध्ययन की इकाइयां होती हैं, जो भी समग्र होता है, जो जन समूह होता है, उनमें से इकाइयों की क्रम संख्या डालते हुए एक सूची बना ली जाती है। जैसे अगर एक क्षेत्र में 100 लोग रहते हैं, उन 100 लोगों का अध्ययन करना है, तो उन 100 लोगों की एक सूची बना लेंगे, क्रम संख्या डालते हुए 1 से लेकर 100 तक की संख्या डालते हुए उनके नाम की एक सूची बना लेंगे। उस सूची को शोधकर्ता अपने सामने रखेगा, और फिर उस सूची पर नियमित ढंग से निशान लगाएगा। नियमित ढंग से निशान लगाने का मतलब ये है कि वो किसी एक संख्या को चुन लेगा कि हर ये संख्या हमारा निदर्शन हो। जैसे 100 लोगों की सूची है, 100 इकाइयों की सूची है, तो शोधकर्ता ये तय कर लेगा कि 100 की सूची में से हर पांचवा क्रम, हर पांचवी संख्या उसका निदर्शन होगा। तो वो पहले पर निशान लगाएगा, फिर 5वें पर लगाएगा, फिर 10वें पर लगाएगा, फिर 15वें पर लगाएगा, और निशान लगाए जो भी नाम होंगे वो सब उसके निदर्शन होंगे। नियमित अंकन प्रणाली इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि संख्या चुन ली जाती है पहले ही, और उसी संख्या के अनुसार, नियमानुसार, नियमित ढंग से सूची पर निशान लगाया जाता है, सूची पर अंकन किया जाता है, मार्किंग की जाती है, इसलिए इसको नियमित अंकन प्रणाली कहते हैं। तो इस विधि से भी निदर्शन का चुनाव किया जाता है, दैव निदर्शन का चुनाव किया जाता है, क्योंकि इसमें भी हर इकाई को चुने जाने की समान संभावना रहती है, समान अवसर प्राप्त होता है। नियमित अंकन प्रणाली के विपरीत है अनियमित अंकन प्रणाली। इसमें भी सूची बनाई जाती है। किनकी सूची? जो समग्र की इकाइयां हैं उनकी सूची। जिस जन समुदाय का हमें अध्ययन करना है, जिस जन समुदाय से सूचनाएं प्राप्त करनी है, उस जन समुदाय में जितने भी लोग हैं उनके नामों की एक सूची बना ली जाती है, और फिर उस सूची में क्या किया जाता है, जो पहला नाम होता है और जो अंतिम नाम होता है, उन दोनों को छोड़ दिया जाता है। बाकी उस सूची में जितने भी नाम हैं उन पर अध्ययनकर्ता क्या करता है, अनियमित ढंग से निशान लगाता जाता है। यानी
कभी उसने 2 नंबर की इकाई पर निशान लगा दिया, फिर 5वीं पर लगा दिया, फिर 6वीं पर ही लगा दिया, फिर 10वीं पर लगाया, फिर 15वीं पर लगाया, फिर 17वीं पर लगाया। तो अनियमित रूप से निशान लगाता वो चला जाता है, उतना निशान लगाता है जितनी इकाइयां उसे निदर्शन के रूप में चुननी है। तो चूंकि इसमें सूची पर अंकन मार्किंग अनियमित ढंग से की जाती है, अटरैंडम की जाती है, नियमित ढंग से नहीं की जाती कि 5वीं के बाद 10वीं ही चुनी जाएगी या 15वीं चुनी जाएगी, ऐसा नहीं होता, बल्कि अनियमित ढंग से किसी भी नंबर पर वो मार्किंग कर देता है और मार्किंग किए गया जो नंबर है उस नंबर पर जो नाम अंकित है वो नाम निदर्शन के रूप में चुना जाएगा। तो नियमित अंकन प्रणाली और अनियमित अंकन प्रणाली, इनके माध्यम से भी दैव निदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। इन सब के अलावा दैव निदर्शन के प्रयोग की एक बहुत ही व्यवस्थित प्रणाली है टिप्पेट प्रणाली। प्रोफेसर टिप्पेट, उन्होंने दैव निदर्शन विधि को प्रयोग में लाने के लिए 4 अंकों वाली 10,400 संख्याओं से युक्त एक सूची बनाई थी, एक बड़ी सूची बनाई थी, जिस सूची में नंबर्स थे। और ये नंबर्स कैसे थे? 4 डिजिट वाले। अब अगर किसी को दैव विधि के माध्यम से निदर्शन का चयन करना हो तो वो टिप्पट, मिस्टर टिप्पेट के द्वारा जो संख्याएं निर्धारित की गई हैं, कई पृष्ठों पर अंकित की गई हैं, किसी भी एक पृष्ठ को खोल लेगा शोधकर्ता और उस पृष्ठ पर जो संख्याएं अंकित है, जिनका उल्लेख प्रोफेसर टिप्पेट ने किया है, उस पृष्ठ पर खोलेगा, जो संख्याएं उसे दिखेंगी, उन संख्याओं का जो 4 की जो डिजिट है उसमें दाहिनी ओर की जो 2 डिजिट्स है उन 2 डिजिट्स पर निशान लगा लेगा, यानी उस संख्या की इकाई, उस क्रम संख्या की इकाई उसका निदर्शन होगी। जैसे एक नमूना टिप्पेट प्रणाली का ये है। टिप्पेट के द्वारा जो सूची दी गई है उस सूची के एक पृष्ठ पर ये संख्याएं अंकित है। अब अगर शोधकर्ता को रैंडम सैंपलिंग मेथड अपनाना है, दैव निदर्शन विधि अपनानी है, तो वो क्या करेगा? ये जो 4 डिजिट की संख्याएं हैं, 2952, 2952, 66, 41, 39, 92, वो इन संख्याओं में से क्या करेगा? जो दाहिनी ओर की 2 संख्याएं, जैसे 2952 में से 52 की जो संख्या है वो उस पर निशान लगा लेगा, उसी तरह से 67 पर निशान लगा लेगा, 41 पर, 24 पर, और ये जो संख्या है उसकी अपनी सूची में जिस क्रम पर 52वें क्रम पर जिसका नाम है वो उसका निदर्शन हो जाएगा, 67वें क्रम पर जिसका नाम है वो उसका निदर्शन होगा, 70 के क्रम पर जिसका नाम है वो निदर्शन होगा। ऐसे ही जितने निदर्शन उसे चुनने हैं उतनी संख्याओं पर वो निशान लगा लेगा और फिर वो संख्याएं उसका निदर्शन बन जाएंगी। तो मिस्टर टिप्पेट ने इस तरह की संख्याओं का उल्लेख करके शोधकर्ताओं के लिए आसानी कर दी कि वो निष्पक्ष भाव से दैव निदर्शन विधि का प्रयोग करते हुए निदर्शन का चुनाव कर सके। हालांकि इसमें शोधकर्ता को ये ध्यान रखना होता है कि अगर एक ही संख्या दोबारा आ जाती है, क्योंकि टिप्पेट ने जिन संख्याओं की सूची दी है वो भी रैंडम है, उनमें कोई नियमितता नहीं है, तो हो सकता है कि एक ही संख्या दोबारा आ जाए। तो ऐसी स्थिति में शोधकर्ता को ये सावधानी बरतनी होती है कि वो उस संख्या को छोड़कर अगली संख्या का चुनाव करे। इतना सा ध्यान अगर शोधकर्ता के द्वारा रखा जाता है तो टिप्पेट प्रणाली
उसके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो दैव निदर्शन विधि को प्रयोग में लाए जाने का ये भी एक तरीका है जो प्रोफेसर टिकविट के द्वारा सुझाया गया। इसके अलावा दैव निदर्शन विधि के प्रयोग की एक और प्रणाली है, वो है ग्रिड प्रणाली, ग्रिड मेथड जिसको कहते हैं। आमतौर पर ये प्रणाली क्षेत्रीय अध्ययनों में प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रणाली के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जिस क्षेत्र का अध्ययन करना है, मान लीजिए किसी ब्लॉक का अध्ययन आपको करना है, तो शोधकर्ता क्या करेगा, वो ब्लॉक जिस जिले में स्थित है उस जिले का और उस ब्लॉक का मानचित्र तैयार करेगा, भौगोलिक मानचित्र तैयार करेगा। हो सकता है वो मानचित्र उसे कहीं मिल ही जाए, जिला प्रशासन के द्वारा तैयार किया गया, या सरकारी वेबसाइट पर उसका मैप उपलब्ध हो सकता है। तो शोधकर्ता उस मैप को उठाएगा, मैप को लेने के बाद वो क्या करेगा, उस मैप के साइज की एक तख्ती काटेगा। वो ब्लॉक जिस जिले में है उस ब्लॉक का जो भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र का जो मानचित्र उसे उपलब्ध हुआ है या उसने बनाया है, उस मानचित्र के आकार की एक तख्ती लेगा और उस तख्ती को उस मानचित्र पर रख देगा। इस तख्ती की खासियत क्या होगी कि ये ट्रांसपेरेंट होगी, पारदर्शी होगी। यानी शोधकर्ता जब मानचित्र पर उस तख्ती को रखेगा तो मानचित्र नीचे से दिखाई देगा। उस मानचित्र में, उस ब्लॉक में जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी गांव हैं, वो सब दिखाई देंगे। फिर क्या करेगा शोधकर्ता, अच्छा इस तख्ती की एक खासियत ये होगी कि इस तख्ती पर कई सारे खाने बने होंगे और हर खाने पर एक नंबर लिखा होगा, 1 2 3 4 5 6, जितने भी निदर्शन का चुनाव करना है उतने सारे नंबर उस खाने पर लिख दिए जाएंगे। किस पर, जो मानचित्र के आकार की तख्ती बनाई गई है शोधकर्ता के द्वारा। अब शोधकर्ता क्या करेगा, एक एक नंबर पर निशान लगाता जाएगा, रैंडमली, अनियमित ढंग से निशान लगा लेगा, उतने निशान लगाएगा जितने उसे निदर्शन चुनने। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो देखेगा कि जिन नंबर्स पे उसने निशान लगाए हैं उस नंबर के नीचे मानचित्र पर कौन सा क्षेत्र आ रहा है, उस क्षेत्र को वो निदर्शन के रूप में चुन लेगा। आप गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं, गौतम बुद्ध नगर का अध्ययन अगर आपको करना हो, उसके किसी एक ब्लॉक का अध्ययन करना हो, दादरी ब्लॉक का अध्ययन करना हो, तो आप दादरी का एक मानचित्र उठाएंगे, उस मानचित्र के आकार का एक तख्ती काटेंगे, पारदर्शी तख्ती, उस तख्ती पर कुछ नंबर्स लिखेंगे और दादरी तहसील से अगर आपको 100 लोगों को, 100 इकाइयों को चुनना है, 100 इकाइयां अलग अलग ग्रामों में हो सकती हैं, तो आप उस तख्ती पर जो लिखा गया नंबर है उस पर टिक लगाएंगे। फिर ये देखेंगे कि वो उस नंबर के नीचे कौन सा गांव आ रहा है, उस गांव में से कुछ लोगों को आप निदर्शन के रूप में चुन लेंगे। अगर 10 निशान आपने लगाए हैं, इसका मतलब उन 10 निशान के नीचे मानचित्र पर 10 गांव होंगे, वो गांव आपके व्यापक निदर्शन होंगे। फिर उस गांव में रहने वाले लोगों में से कुछ लोगों को निदर्शन के रूप में आप चुनेंगे। तो इस तरह से भी निदर्शन का चुनाव किया जाता है, जिसको ग्रिड प्रणाली कहते हैं, ग्रिड मेथड कहते हैं। इसके अंतर्गत भी हर इकाई को चुनने का समान अवसर प्राप्त होता है और निदर्शन बहुत हद तक प्रतिनिधित्वपूर्ण
होने की संभावना होती है। निष्पक्षता की श्योरिटी तो होती ही है, साथ ही अगर शोधकर्ता थोड़ी सी सावधानी बरतता है तो ये निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण भी हो सकते हैं। तो इस तरह से दैव निदर्शन विधि को प्रयोग में लाए जाने के कई तरीके हैं। लॉटरी मेथड से लेकर कार्ड प्रणाली, नियमित अंकन प्रणाली, अनियमित अंकन प्रणाली और ग्रिड प्रणाली। दैव निदर्शन विधि का प्रयोग शोधकर्ताओं के द्वारा आमतौर पर किया जाता है क्योंकि ये निष्पक्ष होती है और हर इकाई को समान अवसर प्राप्त होता है चुने जाने का। लेकिन इसके बाद भी इस विधि में भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई दोष नहीं है, इसमें भी कुछ कमियां हैं। जैसे रैंडम सैंपलिंग का प्रयोग करने के लिए समग्र जन समुदाय की सभी इकाइयों की सूची तैयार करना आवश्यक होता है, और जहां ये सूची तैयार करना संभव न हो वहां इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे जनसंख्या अगर बहुत बड़ी है, बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई है, तो ऐसी स्थिति में उस पूरी जनसंख्या के सभी लोगों की सूची तैयार करना मुश्किल होता है। और जब सूची तैयार नहीं हो पाएगी तो फिर ना तो लॉटरी मेथड से निदर्शन चुना जा सकता है, ना ही कार्ड मेथड से, और ना ही ग्रिड प्रणाली के माध्यम से निदर्शन का चुनाव किया जा सकता है। तो सूची बनाना मस्ट है दैव निदर्शन की विधि का प्रयोग करने के लिए। दूसरी सीमा इस दैव निदर्शन विधि की ये है कि ये विधि वहां पर प्रयोग में नहीं लाई जा सकती जहां पर जनसंख्या में बहुत ज्यादा भिन्नता होती, बहुत ज्यादा विविधता होती। वैचारिक विविधता, व्यवहार की विविधता, सांस्कृतिक विविधता, जहां पर वैरायटी ज्यादा होगी वहां पर रैंडम तरीके से अगर हम सैंपल चुनेंगे तो वो सैंपल पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेंगे। इसलिए रैंडम सैंपलिंग की कमी ये है कि प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन का चुनाव इस विधि के माध्यम से तभी हो सकता है जब जनसंख्या में विविधता कम से कम हो, यूनिफॉर्मिटी ज्यादा हो, पूरी जनसंख्या में समग्र की सभी इकाइयों की विशेषताएं एक जैसी हो, तभी रैंडम सैंपलिंग मेथड का प्रयोग उपयोगी हो सकता है, अन्यथा नहीं। तीसरी बड़ी कमी इस निदर्शन विधि की ये है, दैव निदर्शन विधि की, कि इस विधि का प्रयोग करते समय जिन इकाइयों को निदर्शन के रूप में चुन लिया जाता है उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उनमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। एक बार जो इकाई निदर्शन के रूप में चुन ली गई, अध्ययनकर्ता को उसी इकाई पर अध्ययन करना होगा। यहाँ उसके लिए कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, कोई लचीलापन नहीं होगा कि वो एक इकाई से अगर सूचना प्राप्त नहीं हो पा रही है तो दूसरी इकाई का चयन कर ले। ये दैव निदर्शन विधि की एक सीमा है, जिसके कारण कई बार शोधकर्ता को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मसलन जिसको उसने अपने निदर्शन के रूप में चुना, उससे अगर उसका संपर्क नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, या वो उत्तर देने में रुचि नहीं दिखा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो निदर्शन शोधकर्ता के लिए तथ्य संकलन की दृष्टि से उपयोगी नहीं होगा। लेकिन चूंकि उसने दैव निदर्शन विधि से निदर्शन का चयन किया है, इसलिए यहाँ पर उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई परिवर्तन वो नहीं कर सकता। तो इस कारण से शोधकर्ता को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है शोध कार्य करते समय, अगर उसने दैव निदर्शन विधि के माध्यम से निदर्शन का चुनाव किया है तो। इसलिए निदर्शन विधि का प्रयोग करते समय, खासतौर से दैव निदर्शन का प्रयोग करते समय,
शोधकर्ता को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? उसे देखना चाहिए कि जिस जनसंख्या में से वो निदर्शन का चयन करने जा रहा है दैव निदर्शन विधि से, उस जनसंख्या की प्रत्येक इकाई के गुण समान, उस जनसंख्या की विशेषताएं एक समान, उस जनसमुदाय में जितने भी लोग हैं वो व्यवहार की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से मोर और लेस एक जैसे, तभी दैव विधि के माध्यम से निदर्शन के रूप में जिन इकाइयों को चुना जाएगा वो पूरे समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। दूसरी सावधानी ये बरतनी चाहिए शोधकर्ता को कि उसे समग्र की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। जिस क्षेत्र को वो अध्ययन के लिए चुन रहा है उस क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, उस क्षेत्र का जो समग्र है उसमें कितनी इकाइयां हैं, लोगों की संख्या कितनी है, एग्जैक्ट संख्या उसे ज्ञात होनी चाहिए। तभी उन संख्या के आधार पर, उन नामों के आधार पर वो सूची निर्मित कर सकता है और उस सूची के माध्यम से किसी भी प्रणाली का प्रयोग करते हुए, ग्रिड प्रणाली या नियमित अंकन प्रणाली या कार्ड मेथड या लॉटरी मेथड, इनके माध्यम से वो निदर्शन का चुनाव कर सकता है। तीसरी सावधानी ये रखनी चाहिए उसे कि जिस समग्र को वो अध्ययन के लिए चुन रहा है उसमें जितनी भी इकाइयां शामिल हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी एक इकाई दूसरे पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, एक इकाई के चयन का प्रभाव दूसरे पर पड़ सकता है। अगर वो एक दूसरे पर निर्भर है तो, एक दूसरे से स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है तो, इसलिए स्वतंत्र होना चाहिए और एक इकाई के चयन का दूसरी इकाई के चयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इकाई चुन ली गई तो अब उससे लगी हुई दूसरी इकाई नहीं चुनी जा सकती, ऐसी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए। यानी हर इकाई को चुने जाने का समान अवसर प्राप्त हो सके, ये शोधकर्ता को ध्यान में रखते हुए दैव निदर्शन विधि का प्रयोग करना चाहिए। और लास्टली, किसी भी चुनी हुई एक इकाई के स्थान पर दूसरी इकाई को नहीं रखना चाहिए। यानी एक बार निदर्शन चुन लेने के बाद निदर्शन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। दैव निदर्शन का प्रयोग करते समय शोधकर्ता को ये कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर वो इन सावधानियों को बरतते हुए दैव निदर्शन विधि का प्रयोग करता है तो निदर्शन के प्रतिनिधित्वपूर्ण और निष्पक्ष होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तो ये थी दैव निदर्शन विधि। अब निदर्शन चुनने के और भी तरीके हैं, और भी प्रणालियां हैं जिन पर अगली क्लास में हमारी चर्चा होगी। आशा है आपको दैव निदर्शन